प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। कल हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, उसका कुछ पार्ट कर चुके थे। उसके बाद इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है 6th प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। यह है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। 6th प्रॉपर्टी है ये। जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स कंपाउंड हैं ये जनरली कलर्ड होते हैं। किस में? या तो सॉलिड स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में। मीन्स जब इनको वाटर में डिज़ोल्व करें या फिर एज सच सॉलिड स्टेट में, दोनों स्टेट में ये कलर्ड होते हैं। क्यों होते हैं ये? दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शली फील्ड डी ऑर्बिटल। इनका जो डी ऑर्बिटल है पार्शली फील्ड है, मीन्स उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अगर डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो सब्सटेंस, वो कंपाउंड कलर्ड होता है। अगर उसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में हैं देन कंपाउंड इज़ कलरलेस। तो ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है इस टाइप का। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। इन केस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, एनर्जी ऑफ द 5d ऑर्बिटल्स इज सेम। सभी डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। बट ड्यू टू डिफ्यूज शेप ऑफ डी ऑर्बिटल दे हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। क्योंकि डी के जो ऑर्बिटल हैं उनकी डिफ्यूज शेप है, इसलिए उनकी एनर्जी भी एनर्जी में थोड़ा डिफरेंस होता है। When ligands strike these orbitals from different distances, these d orbitals split up into two energy levels. जब लिगेंड इनके साथ स्ट्राइक करते हैं तो ये 5d ऑर्बिटल 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाते हैं। और 2 एनर्जी लेवल में जब स्प्लिट होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। CFT शॉर्ट में कहते हैं। ये भी आएगा आगे चैप्टर में, एक्सप्लेन CFT, वहाँ डिटेल में करेंगे इसको। अब इसमें क्या है, जो ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ईजिली promoted from one energy level to another। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांसफ़र हो जाता है इन द सेम डी सबशेल। दिस इज़ कॉल्ड डी ट्रांजिशन। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट होता है और सेम डी सबशेल में, उसको कहते हैं हम डी ट्रांजिशन। The amount of energy required to excite some of the electron to some higher energy level within the same d subshell corresponding to the energy of certain colors of the visible light is उसको जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में शिफ्ट होता है तो उसके लिए कुछ अमाउंट एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी एक सर्टेन कलर की होती है। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या है, therefore when white light fall on the transition metal compound, some of its energy, वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, 7 कलर की एनर्जी होती है, डिफरेंट कलर की होती है। तो क्या है, when white light fall on the transition metal compound, some of its energy corresponding to color is absorbed and electrons jump to some higher energy level। जब लाइट ट्रांजिशन मेटल पे पड़ती है तो उसमें से कुछ एनर्जी वो कंपाउंड एब्जॉर्ब करता है, उससे क्या इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं हायर एनर्जी लेवल में। द एक्सेस ऑफ अदर कलर्स, जो कलर बच गए उनकी एनर्जी भी होगी कुछ ना कुछ। द एक्सेस ऑफ अदर कलर्स ऑफ वाइट लाइट आर ट्रांसमिटेड टू आवर आइज। जो कलर बच गए उनकी एनर्जी या उनके कलर हमारी आइज़ में ट्रांसमिट हो जाते हैं। एंड कंपाउंड अपीयर्स कलर्ड।
कंपाउंड हमें कलर्ड नज़र आता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों होती है? क्योंकि डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, एंड this property, it means this property depends upon the number of unpaired electron in the d orbital. On this basis, magnetic properties are divided into two types. टू टाइप में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन सी? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हैं? दो सब्सटेंसेस which are attracted by the magnetic field are called paramagnetic substances। जो मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करे उन सब्सटेंस को कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंड दिस करेक्टर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल। तो ये था पैरामैग्नेटिक, और सेकंड है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दोज सब्सटेंसेस which are repelled by the magnetic field are called diamagnetic substances। वो substances जिसको मैग्नेटिक फील्ड रिपेल करे, अट्रैक्ट ना करे, उसको कहते हैं diamagnetic substances, and this character is due to the presence of paired electron in the d orbital। किसकी वजह से है ये? d में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। क्लियर हो गया? This paramagnetic character depends on the number of unpaired electron. It means greater the number of unpaired electron, greater is the paramagnetic character. Paramagnetic character is also expressed in terms of magnetic moment। इसका मतलब क्या हुआ? Greater the number of unpaired electron, greater is the paramagnetic character एंड ग्रेटर इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट। तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड पैरामैग्नेटिक करेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मीन्स सभी क्या हैं? एक दूसरे से रिलेटेड हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय अ सिंपल फार्मूला, that is mu is equal to n into n plus 2 होल स्क्वायर रूट। ये है मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला, और n क्या है इसमें? n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसकी यूनिट है बोहर मैग्नेटॉन, साइंटिस्ट के नेम से है ये। इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नंबर 8, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, और दे कैन बाइंड लिगेंड्स थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बियॉन्ड देयर नॉर्मल वैलेंसी। और जो ट्रांजिशन मेटल हैं वो अपने साथ लिगेंड्स को बाइंड करती हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अपनी वैलेंसीज के बियॉन्ड जाके। में जितनी इनकी वैलेंसी है उससे ज़्यादा लिगेंड्स को अपने साथ बाइंड कर सकती हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स में भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनायंस। एनायन भी हो सकते हैं लिगेंड, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं। पूरा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर आगे करेंगे जो, वो कॉम्प्लेक्स का ही चैप्टर है। एग्जाम्पल हैं इसके, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दैट इज़ CrNH3 होल 3 पॉजिटिव चार्ज, K4FeCN6, NiCO4, ये सभी कॉम्प्लेक्सेस हैं। कॉम्प्लेक्सेस भी 3 टाइप के हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, डिटेल में करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। इसका रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न क्या है? इनका साइज़ स्मॉल है, स्मॉल साइज ऑफ एटम्स और आयंस ऑफ द मेटल। मेटल का छोटा साइज़ या फिर उनके आयंस का स्मॉल साइज़।
सेकंड है इनका न्यूक्लियर चार्ज, दे हैव हाई न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है ताकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसमें एडजस्ट कर सकें। लोन पेयर किसने दिए? लिगेंड्स ने दिए। तो लिगेंड्स जो इसके साथ अटैच होंगे उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के होंगे और वो लोन पेयर वेकेंट डी ऑर्बिटल में एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये 3 रीज़न थे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। क्या क्या? स्मॉल साइज, हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। जो ट्रांजिशन मेटल हैं ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। किसके साथ? विद स्मॉल नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। कौन कौन से? हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है, ये स्मॉल साइज़ के हैं, इनका एटॉमिक साइज़ भी स्मॉल है। दीज स्मॉल नॉन मेटालिक एलिमेंट्स get trapped in the vacant spaces of the lattice of transition metal। जो ट्रांजिशन मेटल की अरेंजमेंट है उनके बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस होता है। उस एम्प्टी स्पेस में अगर ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ट्रैप हो जाएं तो उससे जो कंपाउंड बना दैट कंपाउंड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और ये हार्ड होती है मेटल्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इनकी प्रॉपर्टी क्या है? दीज आर केमिकली इनर्ट। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर वेरी हार्ड लाइक दैट ऑफ डायमंड। जैसे डायमंड हार्ड होता है वैसे भी ये भी हार्ड होती हैं। These are good conductor of electricity like that of metals। जैसे मेटल इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो ये थी 9th प्रॉपर्टी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसके बाद है 10th प्रॉपर्टी, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कैटलिस्ट। जो ट्रांजिशन मेटल हैं या इनके कंपाउंड हैं दे एक्ट एज कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट होता क्या है? दीज आर दी केमिकल कंपाउंड विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। ये वो कंपाउंड हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करें और अपने आप उसमें पार्टिसिपेट ना हो। दीज ट्रांजिशन मेटल्स एडजॉर्ब अदर केमिकल सब्सटेंसेस ऑन इट्स सरफेस। कैसे करते हैं ये कैटलिस्ट का काम? ये दूसरे सब्सटेंसेस को, रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को अपने सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब कर लेते हैं और फिर उनको ऐसी साइट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आपस में कोलाइड हों और कोलाइड होने के बाद प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करें। जब ये प्रोडक्ट बना देते हैं तो उनको अपने सरफेस से अलग कर देते हैं और ये रिएक्शन और उस कंपाउंड की फॉर्मेशन में से अपने आप को अलग कर देते हैं। तो कैसे? ये एक रिएक्शन को शॉर्ट पाथ प्रोवाइड करते हैं और लो एक्टिवेशन एनर्जी से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल है इनके, कॉपर है, प्लेटिनम है, निकल है, पैलेडियम है, जिंक ऑक्साइड है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है। ये सभी क्या हैं? कैटलिस्ट हैं। और इनको कैटलिस्ट को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज़ करने के लिए। सिंपल से एग्जांपल है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस सभी को पता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। व्हेन नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज ए कैटलिस्ट इट फॉर्म अमोनिया। सेकंड है कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें एक रिएक्शन आती है फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो रिएक्शन है सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड इट फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी तरह से ऑक्सीजन की प्रिपरेशन है लैब के अंदर। ये करते हैं हम पोटाशियम क्लोरेट KClO3 को हीट करें अगर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में इट फॉर्म KCl एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये एग्जांपल हैं कैटलिस्ट के जो रिएक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं। इसके बाद
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन। जो ट्रांजिशन मेटल हैं ये एलॉय की फॉर्मेशन भी करते हैं। और एलॉय होता क्या है? एलॉय इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल विद अ नॉन मेटल। मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है और मेटल के साथ नॉन मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉयज। ओनली दोज मेटल्स which have metallic radii within the 15% of each other form alloys। वो मेटल जिनका एटॉमिक रेडियस 15% से ज़्यादा वेरी ना करे वो मेटल एलॉय की फॉर्मेशन करती हैं। एग्जाम्पल है ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, स्टील, आल्निको, ड्यूराल्यूमिन, ये सभी एलॉयज़ के एग्जाम्पल हैं। ब्रास में क्या क्या कौन कौन सी मेटल है? कॉपर और जिंक। ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन। सोल्डर में लेड और टिन। स्टील में आयरन, क्रोमियम और कार्बन। आल्निको में एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट। ड्यूराल्यूमिन में एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज। तो एलॉय क्यों बनाते हैं हम? ताकि मेटल हार्ड बने और कोरोजन फ्री हो। एलॉयज आर मेड टू मेक मेटल हार्ड एंड कोरोजन फ्री। तो ये थी प्रॉपर्टीज़, जनरल प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन मेटल्स की। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। तो आपको फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ स्कैंडियम से लेके जिंक तक 21 to 30 एटॉमिक नंबर हैं इनके। तो ये सभी एटॉमिक नंबर लर्न हो और इनके ईसी भी लर्न हो। अब आयन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं? पहले इलेक्ट्रॉन एस में से रिमूव करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो डी में से भी रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट था कॉपर आयन Cu+1। अब कॉपर का ईसी है 3d10 4s1। अब हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। कहाँ से रिमूव करेंगे? एस में से। एस में पहले से एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या बचा ईसी? आर्गन 18 3d10। तो ये इसमें क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए डी में। तो ये आयन अगर इससे कंपाउंड बना हुआ है तो ये किस टाइप का होगा? कलर्ड होगा या कलरलेस होगा? तो ये कलरलेस है। क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में हैं। इसी तरह से कॉपर +2 देखें, एक इलेक्ट्रॉन और निकालना पड़ेगा इसमें से। तो वो अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 9। तो 9 वाला क्या होगा? इट इज़ कलर्ड क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसके बाद है क्रोमियम और मैग्नीज। क्रोमियम में देखें अगर हम, क्रोमियम का आईसी 3d5 4s1 है और हमें चाहिए क्रोमियम +3। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? पहला इलेक्ट्रॉन तो एस में से निकलेगा और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन डी में से निकलेंगे। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3। तो ईसी क्या बन गया? आर्गन 18 3d3। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये क्या है? कलर्ड। इसके बाद है मैग्नीज, एटॉमिक नंबर 25 होता है इसका। ईसी है 3d5 4s2। अब हमें चाहिए मैग्नीज +2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, एस में से जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। तो इसी क्या बचा? आर्गन 18 3d5। 5 इलेक्ट्रॉन सारे क्या हैं? अनपेड हैं, इसलिए ये भी कलर्ड है और पैरामैग्नेटिक है। तो यह था न्यूमेरिक इसका क्वेश्चन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर 25। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, उसकी हमने डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट आयन की मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करनी है। मीन्स पहले क्या करेंगे? इसका ईसी लिखेंगे। डाइवेलेंट का मीन्स m+2 और m
+3 डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट का EC लिखेंगे। उसके बाद उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे कितने हैं, फिर मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला यूज़ करके मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। तो पहले लेते हैं डाइवेलेंट आयन। अब जिसका जिसका एटॉमिक नंबर 25 है वो मेटल कौन सी है, मैग्नीज। इसका EC है आर्गन 18 3d5 4s2। अब हमें डाइवेलेंट आयन चाहिए Mn+2, तो क्या बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, D में 5 इलेक्ट्रॉन बचे। सारे के सारे क्या हैं, अनपेड हैं। अनपेड हैं तो N की वैल्यू कितनी होगी, 5। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है μ = N × N+2 होल स्क्वायर रूट। N की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन गया √35। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बन गया 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये आगे डाइवेलेंट आयन की मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम निकालेंगे ट्राइवेलेंट आयन की मैग्नेटिक मोमेंट। तो ट्राइवेलेंट में एक इलेक्ट्रॉन D में से और निकल जाएगा, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। तो 4 के 4 क्या है, अनपेड है, तो N की वैल्यू कितनी हुई, 4। इसमें भी वही सेम फार्मूला μ = N × N+2 होल स्क्वायर रूट। जब इसमें N की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा √24, और 24 का स्क्वायर रूट होता है 4.90 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। इसके बाद कुछ NCERT क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है, आपकी NCERT बुक में भी है ये, और प्रदीप की बुक में भी आपको मिल जाएंगे। मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है ये। एक्सप्लेन एज टू वाई द E नोड वैल्यू फॉर मैग्नीज +3 to मैग्नीज +2 कंपाउंड और कपल is much more positive than that for chromium +3 to chromium +2 और iron +3 to iron +2। हमने ये बताना है जो मैग्नीज आयन का कपल है इसकी E नोड वैल्यू, E नोड का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है, मच मोर पॉजिटिव है, किसके कंपैरिजन में, क्रोमियम आयन के कपल में के कंपैरिजन में और आयरन आयन के कंपैरिजन में। सबसे पहले आपको इनका EC पता होना चाहिए। अब मैग्नीज +3 का EC है 3d4 और ये कन्वर्ट होता है मैग्नीज +2 में, इसका EC है 3d5। दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। अब D में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन के मतलब ये कम्प्लीटली हाफ फील्ड है, और कम्प्लीटली हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इसका E नोड वैल्यू मोर पॉजिटिव आएगी। अब दूसरे की देखें, अगर हम क्रोमियम +3 से क्रोमियम +2 बना, क्रोमियम +3 में है 3d3 और क्रोमियम +2 में है 3d4। अब 3d4 पार्शली फील्ड है इसलिए ये लेस स्टेबल है, ये लेस इसकी E नोड वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगी, मैग्नीज से कम पॉजिटिव रहेगी। इसी तरह से आयरन +3 चेंज होता है आयरन +2 में, +3 में है 3d5, +2 में है 3d6, और 3d6 क्या है, पार्शली फील्ड है, ये भी लेस स्टेबल है। तो मैग्नीज कपल ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम और आयरन कपल। देयरफॉर E नोड वैल्यू फॉर मैग्नीज कपल इज़ मच मोर पॉजिटिव एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम और आयरन। तो ये था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सी फॉर्म में समझाया आपको ये। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बोथ क्रोमियम +2 and manganese +3 have D4 configuration, yet chromium +2 is reducing whereas manganese +3 is oxidizing, explain why। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। अब इसमें पहले हम लेते हैं क्रोमियम +2। क्रोमियम +2 क्रोमियम +3 में चेंज हो सकता है, तो दोनों का D4 कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम का और मैग्नीज का। तो क्रोमियम +2 है D4, अगर इसको चेंज करें क्रोमियम +3 में तो ये बन गया 3d3। एक इलेक्ट्रॉन और इसने लूज़ कर दिया तो D में 3 इलेक्ट्रॉन बचे, और 3 वाला स्टेबल होता है, क्यों, बिकॉज
जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है CFT है, उसमें 3 ऑर्बिटल लोअर एनर्जी स्टेट में है और 2 ऑर्बिटल हायर एनर्जी स्टेट में है। 3 ऑर्बिटल में डी के 3 ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब इसमें स्टेबल होने की वजह से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, यहाँ पे क्रोमियम+2 से क्रोमियम+3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। इसी तरह से मैग्नीज+3 किस में चेंज होगा, मैग्नीज+2 में। हमने स्टेबल इसी बनाना है। मैग्नीज है 3d4, मैग्नीज+3 3d4, मैग्नीज+2 कितना बन गया 3d5। तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी रिडक्शन होती है, रिडक्शन जिसकी होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन मेटल बट जिंक इज नॉट। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। अब स्कैंडियम एक ट्रांजिशन मेटल है, इसने कहा क्यों है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है ट्रांजिशन मेटल, दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट और इन एनी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसके डेफिनेशन अकॉर्डिंग देखें, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 है, इसका इसी क्या है, आर्गन 18 3d1 4s2। अब डी में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल है, इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिशन मेटल है। अगर हम जिंक को देखें, जिंक का इसी है 3d10 4s2। अगर हम इसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें तो ये बचेगा 3d10। अब 3d10 क्या है, फुली फील्ड है। फुली फील्ड है तो ये ट्रांजिशन मेटल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये मेटल में काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या है, पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल होना चाहिए। पर जिंक में d में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये फुली फील्ड है, देन वी कैन नॉट कंसिडर इट एज ट्रांजिशन मेटल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स द ई नोड वैल्यूज आर, ये टेबल दी हुई है ई नोड वैल्यूज़ की, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। हमने ये बताना है इसमें जो इरेगुलरिटी है वैल्यूज़ में, ई नोड वैल्यूज़ में, वो क्यों है। ई नोड वैल्यूज़ एक जैसी क्यों नहीं है, उसमें इरेगुलरिटी क्यों है, इसका रीज़न क्या है। इसमें जो इनकी आयनेशन थेरेपी है में से फर्स्ट आयनेशन थेरेपी और सेकंड आयनेशन थेरेपी इरेगुलर है। इन एलिमेंट्स की आयनेशन थेरेपी इरेगुलर है। और दूसरा रीज़न क्या है, इनकी सब्लिमेशन एनर्जी बहुत कम है। किसमें, वनेडियम में और मैग्नीज में, क्योंकि इनकी इनोड वैल्यू दोनों की सेम है, -1.8 -1.18, दोनों की इनोड वैल्यू सेम है। और ये इनकी जो सब्लिमेशन एनर्जी है बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर। कितनी है, वनेडियम की है 470 और मैग्नीज की है 240 किलो जूल पर मोल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये पहले हो चुका। वैसे जो ट्रांजिशन मेटल हैं इनकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों है, रीज़न क्या है, बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in their atoms and therefore they have stronger interatomic interactions and strong bonding between their atoms। इस बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या है, जब कोई एक पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से कम हो या उससे ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं हम
डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट, मीन्स लेस स्टेबल हो उससे या ज़्यादा स्टेबल हो। व्हेन अ पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट becomes less stable relative to other oxidation state, that is one lower and one higher। less stable oxidation state, चाहे वो उससे कम हो ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर उससे ज़्यादा हो। एग्जाम्पल है इसका MnO4 3 नेगेटिव प्लस 4 हाइड्रोजन आयन गिव राइज टू MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस H2O। अब हम कंपेयर करेंगे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट। मैग्नीज की रिएक्टेंट में है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रोडक्ट में है +7 और +4। अब देखो +6 रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में +7। +7 का मतलब क्या है, +6 से ज़्यादा होगी और +4 +6 से कम होगी, तो ये होगी डिसप्रोपोर्शनेशन। और ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम इसमें देखें स्टेबिलिटी MnO4 नेगेटिव में जो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके अकॉर्डिंग डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल हो गया। और मैग्नीज में +4 है, इसमें 3d3 है, ये भी स्टेबल है। मीन्स जो मैग्नीज +6 है ये लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वन लोअर एंड वन हायर। इसके बाद नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव कलर्ड आयन्स इन एक्वस सोल्यूशन, कोबाल्ट +2, स्कैंडियम +3, क्रोमियम +3। ये क्वेश्चन पहले भी करा दिया मैंने आपको। इसमें क्या करना है, पहले EC कैलकुलेट करना है। EC के अकॉर्डिंग आपने चेक करना है अगर डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो कलर्ड है, अगर डी में इलेक्ट्रॉन्स सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में है तो वो कलरलेस है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। थैंक यू।